आमेर में कौन सा वंश स्थापित हुआ? आमेर में कौन सा वंश स्थापित हुआ? आमेर में कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। तो पहले कछवाहों ने आकर साम्राज्य कहां पर स्थापित किया? तो दौसा और आमेर क्षेत्र के अंदर आए थे। दौसा में एक तो जगह पड़ती है रामगढ़, जो अब तो जयपुर में आ गया। एक जगह मांची। मांची और रामगढ़ क्षेत्र में आकर ये साम्राज्य को स्थापित करते। पहले यहां इस क्षेत्र के अंदर मीणा जनजाति का अधिकार हुआ करता था, इसीलिए कई जगह अपने पढ़ते हैं मीणा स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। इसका मतलब वो सबसे पहले यहाँ दौसा और आमेर क्षेत्र के अंदर राजपाट का काम किया करते थे। कछवाहा स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं, इसीलिए यूपी क्षेत्र के अंदर इनको कुशवाहा बोलते हैं। और अपने राजस्थान वालों में नाम बिगाड़ने की परंपरा होती है। कुशवाहा राजस्थान में आते ही कछवाहा हो गया। कछवाहों का संस्थापक हुआ दुल्ले राय। दुल्ले राय ने मीणाओं और बड़ गुजरों को हराकर दौसा और आमेर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया और यहीं पर जमुआई माता का मंदिर बनवा दिया। रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर बनवा दिया। वो रामगढ़ जमुआई माता के नाम पर हो गया जमुआ रामगढ़। तो वर्तमान में जमुआई माता का मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर। और कछवाहों की कुल देवी पूछे तो जमुआई माता। ठीक है। फिर दुल्ले राय के बाद राजा बना यहां पर कोकिल देव। कोकिल देव अपनी राजधानी आमेर बना लेता है। 1207 ईस्वी में आमेर राजधानी बनी। कछवाहों की सबसे लंबे समय तक राजधानी आमेर ही रही थी। आमेर में रहकर उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर साम्राज्य बनाया था। 1207 ईस्वी में आमेर राजधानी बनी और जब तक राजधानी रही तब तक जयपुर का निर्माण नहीं हुआ था। 1727 तक यानी 520 साल तक राजधानी कौन सी रही? आमेर रही थी। फिर एक राजदेव नाम का राजा हुआ। फिर पृथ्वीराज कछवाहा आया। पृथ्वीराज कछवा मैंने आपको बताया था, राणा सांगा की सहायता करने के लिए गया था खानवा के युद्ध में। तो पृथ्वीराज कछवा। फिर उसके बाद पूर्णमल आया। फिर भीमदेव आया। फिर एक इनका जहां से व्यवस्थित शासनकाल मिलना शुरू होता है वो था भारमल। भारमल या बिहारीमल, जो 1547 से लेकर 1572 तक शासक रहा। आमेर का भारमल, जिसने पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां की सहायता की थी। तो अकबर के साथ इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे। और साथ में वो भारमल था, भारमल अपने भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा था। भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसको डर था कि मेरे भाई मेरे से गद्दी छीन सकते हैं, इसलिए मुगलों से संपर्क बनाने शुरू किए थे। तो 1556 में अकबर और भारमल की पहली मुलाकात होती है आगरा में। एक मजनू खां नाम का बंदा था नारनौल का, उसकी सहायता से मुलाकात होती है। फिर 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में चगताई खां की सहायता से भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की भारमल था। फिर 6 फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजस्थान का पहला राजा कौन हुआ? भारमल ही। तो भारमल और अकबर के रिलेशन अच्छे हुए। भारमल की सहायता से ही अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। 1573 में भारमल की मृत्यु हुई। भारमल की मृत्यु हुई तो राजा बना भगवंत दास। भगवंत दास 1573 से लेकर 1589 तक शासक रहा। भगवंत दास की बहन हरखाबाई जो अकबर की पत्नी थी, यानी भगवंत दास का बहनोई कौन था? अकबर था। भगवंत दास ने मुगलों के साथ रिलेशन और अच्छे बनाने के लिए दोबारा वैवाहिक संबंध बनाए। भारमल ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के साथ, इस अकबर के पुत्र सलीम के साथ कर दिया। रिलेशन समझ में आया? यानी मानबाई ने अपने बुआ के लड़के से शादी की थी, तो दोबारा वैवाहिक संबंध बन गए इनके। अब
अब क्या होता है, भगवंत दास जो 1589 तक शासक रहा, भगवंत दास को अकबर अपना मनसबदार भी बनाता है, और भगवंत दास को अकबर क्या करता है, पंजाब का सूबेदार भी रखता है 7 साल तक। 1582 से लेकर 1589 तक सूबेदार रखता है। 1589 के अंदर लाहौर के अंदर भगवंत दास की मृत्यु हुई, तो गद्दी पर बैठा मान सिंह प्रथम। ये आपके सिलेबस में वो मान सिंह प्रथम पढ़ते हैं। राजा का नाम है मान सिंह प्रथम। शासनकाल 1589 से लेकर 1614 तक शासक रहा। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1550 को मौजमाबाद नामक स्थान पर। यह मौजमाबाद जगह कहां पर पड़ती है, यह है सांबर जयपुर के अंदर। मौजमाबाद सांबर जयपुर में इनका जन्म हुआ। 1550 में जन्म हुआ। 1562 में इसके दादा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। 1562 में यह अपने दादा के साथ मुगलों के शरण में चला गया, यानी 12 साल की उम्र में मुगल सेवा में चला गया था 1562। फिर अकबर ने क्या किया, इस मानसिंह प्रथम को अपना सेनापति बनाया, अपना सेनापति बना लिया। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान सिंह को अकबर ने सबसे पहले किस अभियान पर भेजा था। अकबर ने मान सिंह को सबसे पहले किस अभियान पर भेजा था, तो बूंदी का शासक हुआ करता था सुरजनहाड़ा। बूंदी का शासक सुरजनहाड़ा, जो अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा था। और सुरजनहाड़ा का उस टाइम रणथंभौर के किले पर भी कब्जा हुआ करता था। तो अकबर ने मान सिंह प्रथम को सबसे पहले रणथंभौर अभियान पर भेजा था 1569 में। और 5 मार्च 1569 में सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका मतलब मान सिंह प्रथम का पहला अभियान सफल रहा था। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब पहला अभियान सफल है। अब मान सिंह प्रथम को अकबर अपना प्रतिनिधि बनाकर महाराणा प्रताप के पास भी भेजता है। वो अपने महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए। 1 नंबर पर जलाल खां कोरची, 2 नंबर पर कौन गया था, मान सिंह। क्या उस टाइम सफल हुआ था? नहीं हुआ था। 2 नंबर शिष्टमंडल के रूप में मेवाड़ गया, लेकिन महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं ला पाया। तो फिर एक बात अपने विस्तार से पढ़ ही चुके हैं, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। मान सिंह का बॉडीगार्ड कौन था? अंगरक्षक कौन था? आसफ खां। मान सिंह के पास किस नाम का हाथी था उस टाइम? मर्दाना नाम का हाथी था। इसका वो प्रयास भी असफल रहा था। यानी मेवाड़ वाले दोनों प्रयास, एक बार तो शिष्टमंडल के रूप में, एक बार सेनापति के रूप में, दोनों बार ही असफल रहा। लेकिन इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। एक अच्छा योद्धा हुआ करता था। अकबर ने मान सिंह को कहां कहां का सूबेदार बनाया? अकबर ने मान सिंह को कहां कहां की सूबेदारी दी? सूबेदारी देखो कहां कहां की दी। एक तो है काबुल, बंगाल और बिहार। काबुल, बंगाल, बिहार की सूबेदारी दी। और बिहार का सूबेदार रहते हुए इन्होंने उड़ीसा को भी जीत लिया था। इसलिए कई जगह लिख लेते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का और काबुल का सूबेदार रहा, लेकिन बिहार का सूबेदार रहते हुए इन्होंने उड़ीसा को जीत लिया था। काबुल की सूबेदारी दी, बंगाल की सूबेदारी दी, बिहार की सूबेदारी दी, उड़ीसा को इसने जीत लिया, लेकिन आमेर की सूबेदारी नहीं। आमेर का राजा है, लेकिन सूबेदार यहां का नहीं है, यहां पर रह नहीं रहा है। क्यों?
क्योंकि अकबर का दिमाग बहुत तेज चलता था। अकबर को हमेशा एक चीज का पता था कि अगर किसी बंदे को लोकल एरिया में नियुक्त कर दिया तो लोकल एरिया में बंदे की छाप ज्यादा होती। कल को हो ना हो ये मेरे खिलाफ ही खड़ा हो गया तो, इसलिए अकबर ने लोकल एरिया में नियुक्त नहीं किया। काबुल अफगानिस्तान वहां नियुक्त किया। बंगाल भारत का पूर्वी क्षेत्र, और बिहार ये राजस्थान से कितना दूर पड़ता है, उड़ीसा भी दूर पड़ता है, इसलिए यहां राजस्थान के आसपास नहीं। पहले देखो बंगाल की, यहां काबुल की सूबेदारी इसने किस तरीके से की। काबुल एक विद्रोहियों का इलाका हुआ करता था। अफगानिस्तान वाला एरिया विद्रोहियों का इलाका हुआ करता था। आज भी वैसे ही सूरत में बना हुआ है। कभी कोई तालिबानी अधिकार कर लेते, कभी कुछ भी हो जाता, कभी कुछ भी हो जाता, लड़ाई झगड़े वहां पर चलते ही रहते। इसलिए काबुल की सूबेदारी एक ऐसे बंदे को दी जाती थी जो सबसे योग्य होता, और अकबर की नजरों में सबसे योग्य मान सिंह था। सबसे योग्य मान सिंह था, तो अकबर ने क्या किया, काबुल भेज दिया इसको। और काबुल भेजा तो इसने काबुल में जो जितने भी विद्रोह हो रहे थे वहां पर इतना क्रूर तरीके से दमन किया था कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। इतना भयंकर योद्धा हुआ करता था। तो जब काबुल में इतना क्रूर तरीके से दमन किया, वहां पर 5 विद्रोही जातियां हुआ करती थी। 5 विद्रोही जातियों का इसने दमन किया। इस उपलक्ष्य में इन्होंने आमेर का झंडा पंचरंगा कर दिया था। आमेर का झंडा पंचरंगा कर दिया था। इससे पहले आमेर का जो ध्वज हुआ करता था, आमेर का ध्वज एक ही कलर का हुआ करता था, सफेद कलर का, ऊपर झाड़ी की पत्तियां लगी होती थी, इसलिए जाड़साई ध्वज कहा जाता था। जाड़साई सिक्के भी आमेर में चले, जाड़साई ध्वज भी आमेर के। लेकिन 5 विद्रोही जातियों का दमन किया, इस उपलक्ष्य में इसने आमेर का झंडा पंचरंगा कर दिया था। तो वहां के लोग अकबर के पास आए, अकबर को कहा कि यार किसको नियुक्त कर रखा है वहां पर, बहुत क्रूर तरीके से आक्रमण करता है, यार उस बंदे की पोस्टिंग कहीं और कर, हमारा तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो अकबर ने मान सिंह को वहां से बुलाया। वहां से बुलाकर अकबर ने मान सिंह को नियुक्त कर दिया बंगाल के अंदर। बंगाल भी बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। एक चीज का पता लगता है, अगर दिमाग अपना मैप पर टिके तो एक चीज का पता लगता है, कहां काबुल और कहां बंगाल। इसका मतलब मुगलों का साम्राज्य कितना बड़ा हुआ करता था। कहां अफगानिस्तान और कहां बांग्लादेश, यहां तक इतना बड़ा एरिया मुगलों का हुआ करता था अकबर के टाइम में। तो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। टोटल बंगाल की सूबेदारी कितनी बार दी गई? 3 बार। बीच में पोस्टिंग इधर उधर कर दी, लेकिन टोटल 3 बार सूबेदारी दी गई। जब बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया ना, तो कई बातें होती है यहां। बंगाल के अंदर एक तो इसने 1585 में एक शहर बसाया था। इस शहर का नाम है अकबर नगर। एक बंगाल की सूबेदारी जिस टाइम ले रखी थी, उसी टाइम 1599 में मान सिंह प्रथम बीमार पड़ जाता। मान सिंह प्रथम वहां पर बीमार पड़ा तो अपनी जगह सूबेदार बनाकर अपने पुत्र को भेजा कि मैं तो बीमार हूं, कई दिन तू जा। इसके पुत्र का नाम था जगत सिंह। बंगाल क्या पता जगह ही ऐसी थी कि जगत सिंह की वहां जाते ही मृत्यु हो गई। जगत सिंह की मृत्यु हुई तो मान सिंह की रानी कनकावती और जगत सिंह की माता कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया आमेर के अंदर, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। ठीक है। और यहां पर इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी की वही प्रतिमा रखी गई जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। हाँ, काले पत्थर की एक बड़ी प्रतिमा यहां पर रखी है। और देखो, जब बंगाल का सूबेदार मान सिंह था तो एक और बात याद करना, 1604 ईस्वी बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है जसोर। उस जसोर बंगाल का राजा हुआ करता था केदार। और यहां जसोर नामक स्थान पर एक माता की मूर्ति थी, और माता थी शिला माता।
जिसको अन्नपूर्णा माता बोलते हैं। आमेर क्षेत्र, यहाँ बंगाल क्षेत्र के अंदर जसोर के आसपास में इस शिला माता का पूजन किया जाता था। वहां के लोगों में मान्यता यह थी कि अगर कोई शिला माता का पूजन करता है तो उसका अन्न धन का भंडार कभी खाली नहीं होता है। इसीलिए माता का नाम ही अन्नपूर्णा माता होगी कि अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। मान सिंह को लगा कि यार ऐसी माता को तो हमारे राजस्थान में जरूरत है, हमारे तो अन्न धन के भंडार खाली रहते हैं। वो क्या करता है, मान सिंह वहां से वो शिला माता की मूर्ति उठाकर वहां से चलता है, तो सामने आ गया केदार। केदार कहते हैं नहीं, मूर्ति नहीं लेके जाने देंगे आप। मान सिंह कहता मूर्ति तो लेके जाऊंगा क्योंकि ऐसी माता की सख्त जरूरत है हमें। मान सिंह क्या करता है, जसोर बंगाल के राजा केदार को हराकर वहां से शिला माता की मूर्ति आमेर ले आता है। आमेर दुर्ग के एक साइड है जिसको बोलते हैं जलेब चौक। उस जलेब चौक नामक स्थान पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया। तो वर्तमान में कछवाहों की आराध्य देवी कौन सी? कछवाहों की कुल देवी तो जमुआई माता, जिसका मंदिर बनवाया था दुल्हे राय ने। कछवाहों की आराध्य देवी है वो शिला माता। अढ़ाई प्याले शराब का चरणामृत करने वाली माता कौन सी? अढ़ाई प्याले शराब पीने वाली देवी जीर्ण माता है। अढ़ाई प्याले शराब पैरों में कौन सी माता डालती है? शिला माता डालती है। ठीक है, ये तो बंगाल की सूबेदारी दे रखी थी उस टाइम की बातें। और अब है बिहार। अब इसने बिहार की सूबेदारी की है, उस टाइम क्या क्या किया? बिहार की सूबेदारी की उस टाइम, एक तो 1587 ईस्वी के अंदर बिहार के अंदर खुद के नाम पर एक शहर बसाया, मानपुर शहर बसाया। 1585 में बंगाल में तो अकबर नगर बसाया, 1587 में बिहार में मानपुर नगर बसाया। गया नामक स्थान कहां पड़ता है? बिहार में। गया नामक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, महादेव मंदिर। गया बिहार में महादेव मंदिर बनवाया। यहां तक समझ में आ गया? देखो थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। काबुल की सूबेदारी, काबुल में शुरू में ही था, शुरू में काबुल की दी गई। काबुल की जब सूबेदारी दी गई उस टाइम 5 विद्रोही जातियों का दमन किया। आमेर का झंडा एक रंग से 5 रंग का हो गया, पंचरंगा हो गया। फिर बंगाल की सूबेदारी टोटल कितनी बार दी गई? 3 बार दी गई। बंगाल में 1585 में अकबर नगर बसाया। 1599 में खुद बीमार पड़ा तो अपने पुत्र जगत सिंह को भेजा, जगत सिंह की वहां पर मृत्यु हो गई तो जगत सिंह की माता कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया आमेर दुर्ग के अंदर। वहीं से 1604 में जसोर बंगाल के राजा केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति लेकर आया। कछवाहों की आराध्य देवी शिला माता, अढ़ाई प्याले शराब का चरणामृत करने वाली माता शिला माता। फिर देखो बिहार, बिहार में 1587 में मानपुर नगर बसाया। इसके अलावा बिहार में एक गया नामक स्थान जहां पर महादेव मंदिर बनवाया। और देखो मान सिंह की क्या उपलब्धियां रही थी। मान सिंह की और उपलब्धियां, मान सिंह प्रथम अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेना नायक हुआ करता था। इसीलिए अकबर ने मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी थी। हल्दी घाटी वाले मैटर में मनसबदारी कम कर दी थी, एक बार तो पूरी ले ली थी, बाद में 5000 दी थी, लेकिन शुरू में इसकी मनसबदारी 7000 थी। अकबर ने इसको अपने नवरत्नों में शामिल किया था, अपने नवरत्नों में शामिल किया। और एक तो उपाधि दी फरजंद की उपाधि, और एक राजा की उपाधि। फरजंद और राजा की उपाधियां दी थी इसको। फरजंद का मतलब क्या होता है? दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। तो मान सिंह का जो राज्याभिषेक है ना, वो 2 बार हुआ। मान सिंह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहली बार राज्याभिषेक हुआ वो पटना में हुआ। एक सोचने वाली बात है, पटना में राज्याभिषेक क्यों? यहीं क्यों हो सकता था राज्याभिषेक?
क्योंकि राजा बनने से पहले बिहार का सूबेदार था और इसका बाप लाहौर में था। पंजाब में ही पड़ता है लाहौर, वो पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है, बस इतनी बात। तो इसका बाप तो पंजाब में सूबेदार था, ये बिहार में सूबेदार था। 1589 में उसकी लाहौर में मृत्यु हुई तो सूचना पहुंची मान सिंह के पास। मान सिंह ने वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया। फिर दोबारा व्यवस्थित तरीके से राज्याभिषेक कहां पर करवाया? आमेर के अंदर करवाया। 2 बार राज्याभिषेक, पहली बार पटना, दूसरी बार आमेर। और देखो एक ग्रंथ है मान प्रकाश ग्रंथ। मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? मान प्रकाश ग्रंथ लिखा है एक दरबारी कवि था इनका, मुरारी दान। मुरारी दान ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा। इसके अलावा कई रचनाएं, जैसे एक राग मंजरी, एक है राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, और एक है दुन्नी प्रकाश। दुन्नी प्रकाश, ये चारों रचनाएं, इनका एक दरबारी कवि हुआ करता था पुंडरिक विठल। पुंडरिक विठल ने ये चारों रचनाएं लिखी थी। ठीक है। और देखो मान सिंह ने आमेर के महलों का भी निर्माण करवाया। आमेर के महल बनवाए थे मान सिंह, और आमेर के महलों का निर्माण इन्होंने करवाया था 1592 ईस्वी के अंदर। 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। एक और बात है, कभी तमाशा कला का नाम सुना होगा? तमाशा कला, राजस्थान के अंदर तमाशा कला की शुरुआत तो प्रताप सिंह के काल में हुई थी। ये तमाशा कला मूलतः महाराष्ट्र की है, लेकिन पहली बार मंचन किसके काल में हुआ? मान सिंह के काल में। शुरुआत तो प्रताप सिंह के काल में, लेकिन पहली बार तमाशे का मंचन 1594 ईस्वी में मोहनलाल कलाकार की रचना धमाका मंजरी, रचना का नाम है धमाका मंजरी। उस धमाका मंजरी रचना का पहली बार मंचन है वो मान सिंह प्रथम के काल में किया गया। आगे यहां तक समझ, थोड़ा सा और देख लो। 7000 की मनसबदारी मिली इसको, किसने दी? अकबर। अपने नवरत्नों में शामिल किया। अकबर के नवरत्न याद है क्या किसी? कोई 2-4 नाम तो याद आ रहे होंगे। एक तो मान सिंह लिखा हुआ पड़ा, और हाँ ठीक है, फेजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, बिरबल, सही है। और हकीम उमाम, फेजी नाम बता दिया क्या? हकीम उमाम, फेजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये नवरत्न हुआ करते थे। फरजंद और राजा की उपाधि दी। राज्याभिषेक 2 बार हुआ, पहली बार पटना, दूसरी बार आमेर। इनके दरबारी कवि मुरारी दान ने रचना कौन सी लिखी? मान प्रकाश ग्रंथ लिखा है। इनके दरबारी कवि पुंडरिक विठल ने देखो राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दुन्नी प्रकाश, यानी राग ही राग की बात कर रहा है, नृत्य की भी बात कर रहा है। इसका मतलब गाने बजाने का, नाचने का शौकीन था। आमेर के महलों का निर्माण करवाया 1592 में। इसी के काल में 1594 ईस्वी में धमाका मंजरी रचना का मंचन किया गया। तो तमाशा का पहली बार राजस्थान में मंचन। और एक आपने कभी ब्लू पोट्री का नाम सुना होगा? ब्लू पोट्री, ये पोट्री कला क्या होती है भाई? हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करने की कला को पोट्री कला कहते हैं। अगर नीले रंग का चित्रांकन कर रहे हैं तो वो ब्लू पोट्री कहेंगे। और पोट्री कला की राजस्थान में शुरुआत है वो मान सिंह के काल में हुई थी। ये पोट्री कला मूलतः कहां की हुआ करती थी? मूलतः हुआ करती थी पर्सिया की, जिसको वर्तमान में अपने ईरान बोलते हैं, यहां की हुआ करते थे। इसको लाहौर तक लेकर आया अकबर। आमेर में कौन लेकर आया? मान सिंह लेकर आया था। आजकल तो ये पोट्री कला हर एक कलर में की जाने लगी है।
लेकिन जिस समय इस पोट्री कला की शुरुआत हुई, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करना शुरू किया गया, उस टाइम नीले रंग का चित्रांकन किया जाता। और इसके जो फेमस कलाकार हुए वो कौन है? एक तो कृपाल सिंह शेखावत और एक नाथीबाई और फेमस कलाकार। कृपाल सिंह शेखावत और नाथीबाई इसके फेमस कलाकार। सबसे ज्यादा फेमस वो कृपाल सिंह शेखावत है। मऊ नामक स्थान सीकर में एक जगह पड़ती है, वहां का ये निवासी। तो और मान सिंह की बातें। मान सिंह पहले तो अकबर का सेनापति था। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद मुगलों में गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है। ज्यादा अच्छे न होने का कारण क्या है? जहांगीर के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे न होने का कारण क्या है? देखो, जहांगीर ने राजस्थान में कई शादियां की। बीकानेर वालों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, मारवाड़ में वैवाहिक संबंध बनाए, आमेर में भी वैवाहिक संबंध बनाए। आमेर की राजकुमारी मानबाई के साथ विवाह किया और मारवाड़ की राजकुमारी मनभावती के साथ विवाह किया। ये मानबाई और मनभावती दोनों कंफ्यूज करेगी आपको। मनभावती है ना, उसको भानुमति भी कहते हैं। मानबाई है ना, ये मानबाई, ये मान सिंह की बहन थी। और वो मनभावती है, वो मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कल अपने रावचंद्र सेन पढ़ रहे थे, रावचंद्र सेन का भाई मोटा राजा उदय सिंह बताया था, उसकी पुत्री थी वो। मनभावती से जो संतान हुई उसका नाम था खुर्रम। मनभावती की संतान क्या है? खुर्रम। मानबाई से जो संतान हुई उसका नाम है खुसरो। और एक संयोग देखो, खुर्रम इधर से ख से स्टार्ट हो रहा है, इधर से ख से स्टार्ट हो रहा है, इधर से मैं से स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी मैं से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों की माताएं राजस्थान की थी। तो ये खुर्रम आगे चलकर क्या बना? शाहजहां बना। खुर्रम आगे चलकर शाहजहां बन गया था। इधर जहांगीर, जहांगीर की माता कहां की थी? अरखाबाई थी। अरखाबाई कहां की थी? आमेर की थी। यानी जहांगीर की माता राजस्थान की, शाहजहां की भी माता राजस्थान की। जिसका नाम जहां जहां, उसकी मां यहां यहां। जहांगीर और शाहजहां दोनों की माताएं राजस्थान की हुआ करती थी। और एक और, खुर्रम ने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो ने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। अपने बाप के खिलाफ हो गए थे दोनों ही, लेकिन दिक्कत ये हुई दोनों अलग अलग टाइम में हुई। खुसरो ने जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो खुसरो की सहायता करने में मेन योगदान था इसके मामा का। मामा कौन है? मान सिंह। तो खुसरो की सहायता की, इसलिए जहांगीर नाराज था मान सिंह से। इस खुसरो से परेशान होकर मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो को जहर देकर मार दिया। इतिहास में पहली पुत्र हंता माता कौन हुई? मानबाई। फिर जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान होकर खुद आत्महत्या कर ली थी। मान सिंह के साथ जहांगीर के रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए मान सिंह को जहांगीर ने भेज दिया दक्षिणी भारत अभियान पर। दक्षिणी भारत अभियान पर भेज दिया। और दक्षिण भारत में रहते हुए मान सिंह की 1614 ईस्वी में एलिचपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती। एलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती मान सिंह की 1614 ईस्वी। तो मुगलों की सर्वाधिक समय तक सेवा करने वाला राजकुमार कौन था? मान सिंह था। देखो, 1550 में जन्म हुआ, 1562 में अकबर की शरण में चला गया। 1562 से लेकर 1614 तक कितने सालों तक मुगलों की सेवा की? कितने साल होते हैं? कितने होते हैं? 52 साल। 52 ही होते हैं ना।
1562 से 1614 तक मुगलों की सेवा की, तो 52 साल। कई बार पूछ लेते कितने साल सेवा की, तो 52 साल सेवा की। 1614 में एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हो गई। जैसे ही मान सिंह की मृत्यु हुई तो मान सिंह का छोटा भाई गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था भाव सिंह। भाव सिंह बेचारे ने ज्यादा भाव नहीं खाए, सिर्फ 7 ही साल तक राजा रहा। 1621 में भाव सिंह की मृत्यु हुई तो इस मान सिंह का पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था जय सिंह। उसको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और वो मिर्जा राजा जय सिंह कहलाया। ये मान सिंह आपका कंप्लीट। इसके बाद एक और बचता है आपके बीकानेर का राय सिंह, वो देखते हैं। अब है बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर वाले राठौड़ है ना, वो मारवाड़ के राठौड़ों की एक शाखा है। देखो थोड़ा सा इसको ऐसे याद करो, इधर मारवाड़ है ना, मारवाड़ का शासक हुआ राव जोधा। राव जोधा था। राव जोधा का पुत्र बिक्का, राव जोधा का पुत्र बिक्का यहां से आता है इस जांगल प्रदेश के अंदर। जांगल प्रदेश के अंदर आया, जांगल प्रदेश में आकर सत्ता स्थापित की, राजधानी बनाया था कोड्डम देसर को। राजधानी कौन सी बनी? कोड्डम देसर। ये कोड्डम देसर शहर राव जोधा के बाप ने बसाया था। राव जोधा के बाप का नाम रणमल, जिसकी धर्म बहन हुआ करती थी करणी माता। रणमल की धर्म बहन करणी माता, रणमल का पुत्र जोधा है और जोधा का पुत्र बिक्का है। तो बिक्का के करणी माता क्या लगी? बुआ दादी लगती थी। हाँ, बुआ दादी लगती थी। अपनी बुआ दादी को वहां से लेकर यह जांगल प्रदेश में आ जाता है और बुआ दादी के आशीर्वाद से सत्ता स्थापित करता है। और उस बुआ दादी ने 2-3 काम किए थे। एक तो मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी और एक बुआ दादी ने ही बीकानेर की नींव रखी थी अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, तो राव जोधा के पिता का नाम रणमल, माता का नाम कोड्डम दे। उसी कोड्डम दे के नाम पर एक शहर बसाया गया कोड्डम देसर, क्योंकि जो कोड्डम दे थी वो यहां जांगल प्रदेश की राजकुमारी हुआ करती थी। कोड्डम दे जांगल प्रदेश की राजकुमारी हुआ करती थी, उसी के नाम पर यह शहर बसाया। ये बिस्सा जाति की महिला हुआ करती थी, जाति थी बिस्सा, और बिस्सा जाति की महिलाएं कभी मेहंदी नहीं लगाती। बिस्सा जाति की महिलाएं कभी भी मेहंदी नहीं लगाती। यह परंपरा किसने शुरू की? कोड्डम दे ने शुरू की। ऐसा क्या कर दिया था इसने? है? आशापुरा माता का मंदिर है पोखरण जैसलमेर में, वहां पर लगती है। देखो क्या होता है कि रणमल है ना, रणमल, रणमल की शादी जांगल प्रदेश में हुई, कोड्डम दे के साथ हुई। कोड्डम दे के साथ जब सगाई की गई तो यहां जांगल प्रदेश में एक चर्चे हुआ करते थे कि जांगल प्रदेश के अंदर जो लड़कियां हैं वो मेहंदी बहुत अच्छी सुंदर लगाती, ऐसी चर्चा हुई। तो रणमल को यह लग रहा था कि जब कोड्डम दे यहां शादी करके आएगी तो मेहंदी बहुत सुंदर लगाई। आप सुनी वह ना वह मेहंदी बहुत सुनी लगा गया सी। और पहले ये तो था नहीं कि भाग कर गया और लड़का पहले देख आया या कोई वीडियो कॉल पर देख लिया या ये हो गया, वैसे वो तो सिस्टम था ही नहीं। सगाई हुई, आसपास चारों ओर चर्चे हो गए कि बहुत सुंदर मेहंदी लगाई जाएगी। मेहंदी और मेकअप वाले कलाकार बहुत दूर दूर से आ जाते हैं लड़कियों के मेहंदी लगाने के लिए। तो जब जब एक मकर बहुत ज्यादा साफ दिखेगी।
तो कोडम दे के मेहंदी लगाएगी। इधर रणमल को पता था कि मेरी पत्नी मेहंदी लगा कर आएगी, बहुत सुंदर मेहंदी लगा कर आएगी। आसपास चारों ओर जिक्र कर दिया कि आज तक देख लेना, मेरी रानी की जितनी सुंदर मेहंदी लगी ना उतनी सुंदर मेहंदी नहीं लगेगी किसी की। लोगों ने सोचा यार बहुत कोड तड़ रहे हैं। तो उसके मेहंदी लगाएगी, सुंदर सुंदर मेहंदी लगाएगी कोडम दे के। शादी वाला दिन आ गया, तो रणमल इधर से मारवाड़ से दूल्हा बनकर वहां चला गया जंगल प्रदेश में। शादी कंप्लीट हो गई। पहले ये तो सिस्टम हुआ ही नहीं करता था कि लड़का और लड़की आमने सामने देख रहे हैं या स्टेज पर चढ़ रहे हैं उस टाइम मेहंदी देख ली, या और वो तो सिस्टम ही था, स्टेज वगैरह तो चांस ही नहीं थे। तो हाँ, लड़की के घूंघट बहुत लंबा घूंघट हुआ करता, घुटनों तक घूंघट हुआ करता था, पता ही नहीं चलता कि ये और है कि वही है, पूरी की पूरी पैक की आती थी। हाँ, तो आसपास देखने वाला सिस्टम नहीं था। अब तो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या हुआ करता था, पहले शादी वगैरह हुई तो लंबा घूंघट, फिर थोड़ा चेंज हुआ तो घूंघट निकालना बंद कर दिया। घूंघट निकालना तो बंद कर दिया, लेकिन लड़का सीरियस और लड़की भी बिल्कुल सीरियस ऐसे बैठे हुए। अगर गलती से दोनों मुस्कुरा गए तो क्या, अच्छा। और अब थोड़ा और चेंज हुआ, अब उल्टा हो गया। अब अगर दोनों आमने सामने देखकर मुस्कुरा नहीं रहे ना, तो दूसरे को लगा कि यार ये शादी कहीं और करवाना चाहती थी, ये कहीं और करवाना, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। इतनी चेंजिंग हुई है। तो रणमल है ना, रणमल कोडम दे के साथ शादी करके कोडम दे को लेकर मारवाड़ गया। मारवाड़ जाकर उत्साहित तो था ही, उसको लग रहा था कि मेहंदी देखो और मेहंदी की पिक खींच के अपलोड करूं फटाफट। तो मेहंदी दिखा, वो मेहंदी कैसे करके ऐसे सामने की, अब सामने की, और रणमल को वो मेहंदी पसंद ही नहीं है। रणमल कहते ये क्या है, मैंने तो चारों ओर चर्चे कर दिए कि कितनी सुंदर मेहंदी लगा के आएगी तुम। कोडम दे को लगा कि ये मेरे पतिदेव को मेहंदी पसंद नहीं आई। वो कोडम दे अपनी सहेलियों को बोलकर मेहंदी लगे हाथ कटवा कर वापिस पीहर भेज देती कि मेरे पतिदेव को ये मेहंदी पसंद नहीं आई, ये हाथ आप रखिए। उस घटना के बाद 20 जाति की महिलाओं ने कभी मेहंदी नहीं लगाई। क्या पसंद तो आवे को नहीं, अगले ने क्या फायदो है। हाँ, तो कोडम दे रणमल की पत्नी थी, जोधा की माता थी, और जोधा का पुत्र बीका जंगल प्रदेश में जाकर कोडमदेश्वर को राजधानी बनाता है। या ऐसे पूछ ले कि बीकानेर के राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी, कोडमदेश्वर। फिर 1488 में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर नगर बसाया और अपनी राजधानी बीकानेर बना ली। राव बीका के बाद राव नरा शासक बना। 1465 से 1504 तक राव बीका, 1504 से 1505 राव नरा, 1505 से 1526 राव लूणकर्ण, 1526 से 1541 राव जेतसी, 1541 से 1574 कल्याणमल, 1574 से 1612 रायसिंह। ये रायसिंह आपके सिलेबस में, वो रायसिंह देखो पढ़ते हैं। राजा है रायसिंह। रायसिंह 1574 से 1612। एक क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है, शायद तक सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ही आया हुआ है, मेरे याद आ रहा है। क्वेश्चन ये था कि रायसिंह का राज्याभिषेक कब हुआ। ऑप्शन में 1574 भी था और 1612 भी था। कईयों ने 1612 किया, कईयों ने 1574 किया। याद रखना, राज्याभिषेक कब हुआ है, 1574 में हुआ, मृत्यु 1612 में। रायसिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है इसको। एक इतिहासकार हुआ मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को क्या कहा, तो राजपुताने का कर्ण कहा था। राजपुताने का कर्ण कहा था इसको। रायसिंह ने 2 मुगल शासकों की सेवा की, एक तो अकबर और दूसरा जहांगीर। इन 2 मुगल शासकों की सेवा की। अकबर का 2 नंबर का विश्वास पात्र सेना नायक, जहांगीर का 1 नंबर का विश्वास पात्र सेना नायक।
अकबर ने 4000 मनसबदारी दी, जहांगीर ने 5000 मनसबदारी दी थी। ठीक है। एक रचना है करमचंद्र वंशोत्क्रम काव्यम। इस करमचंद्र वंशोत्क्रम काव्यम में राय सिंह को क्या कहा गया है? राय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई? राजेंद्र की उपाधि दी गई। अकबर ने राय सिंह को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी थी। अकबर ने राय सिंह को कई क्षेत्र भी दिए थे, जैसे समसमाबाद, एक क्षेत्र दिया समसमाबाद, एक दिया नूरपुर और एक दिया जूनागढ़। समसमाबाद, नूरपुर और जूनागढ़ क्षेत्र दिया था। अकबर द्वारा दिए गए क्षेत्र ये। तो राय सिंह खुद एक अच्छा साहित्यकार हुआ करता था, राइटर था, खुद अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता था। राय सिंह की कई रचनाएं, एक है राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, एक वैद्यक वंशावली, एक ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला, एक है बाल बोधिनी टिक्का, बाल बोधिनी टिक्का। टीका का मतलब होता है किसी रचना को संशोधित करके लिखना, टीका होता है। तो राय सिंह, जिसको मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने इसको क्या कहा? राजपुताने का करण कहा था। करमचंद्र वंशोत्क्रम काव्य में इसको राजेंद्र कहा गया है। दो मुगल शासकों की सेवा की, अकबर और जहांगीर। अकबर का 2 नंबर का विश्वास पात्र सेनानायक, जहांगीर का 1 नंबर का विश्वास पात्र सेनानायक। अकबर ने 4000 मनसबदारी दी, जहांगीर ने 5000 मनसबदारी दी। अकबर ने उपाधि कौन सी दी? राय की उपाधि दी। समसमाबाद, नूरपुर और जूनागढ़ रियासतें दी थी इसको। राय सिंह की खुद की रचनाएं, कोई दरबारी कवि की रचना नहीं है, खुद की रचनाएं। राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी टिक्का। और देखो राय सिंह के काल की बात। राय सिंह के काल में 1599 ईस्वी में बीकानेर में अकाल पड़ा था, तो जगह जगह सदावर्त खुलवाए थे, यानी फ्री में खाना खिलाने की योजना बनाई थी। जगह जगह सदावर्त खुलवाए 1599 ईस्वी में। राय सिंह के काल में एक किले का निर्माण किया गया, जिसको अपने बोलते हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अभी अब मैंने थोड़ी देर पहले जूनागढ़ रियासत लिखा था, वो कहां पर? जूनागढ़ रियासत गुजरात के अंदर है। जूनागढ़ रियासत गुजरात में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। एक प्री बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था कि जुन्ना महल कहां? जुन्ना महल 1 नंबर ऑप्शन है, उसमें बीकानेर दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। जुन्ना महल डूंगरपुर में। जूनागढ़ दुर्ग, जिसको कहते हैं जमीन का जेवर, और जो दुर्ग चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ होता है, वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग होता है? तो दुर्गों की श्रेणी कौन सी होती है? धानवंत दुर्ग। तो जूनागढ़ दुर्ग है वो धानवंत दुर्गों की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1588 से लेकर 1594 के बीच, कई किताबों में आपको 1587 से 1591 मिल जाएगा। राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण करवाया गया। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बुर्ज कितनी है? बुर्ज कितनी है? 37 बुर्ज है। एंट्री गेट, प्रवेश द्वार कितने हैं? प्रवेश द्वार है 2। एक प्रवेश द्वार का नाम है सूरजपोल और दूसरे का नाम है कर्णपोल। ये 2 प्रवेश द्वार है जूनागढ़ दुर्ग। जो सूरजपोल प्रवेश द्वार है ना, इसकी दोनों साइडों के अंदर, एक साइड में तो जयमल की प्रतिमा
और दूसरी साइड में फत्ता की प्रतिमा। जयमल और फत्ता दोनों की गजारूढ़ प्रतिमा। गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार प्रतिमाएं दोनों की। जयमल और फत्ता किसके सेनापति हुआ करते थे? हाँ, उदय सिंह के सेनापति हुआ करते थे। तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, उसमें जो मारे गए थे ना सैनिक, वो है जयमल और फत्ता। तो दोबारा देख लीजिए, 1599 में बीकानेर में अकाल पड़ा, जगह जगह सदावर्त खुलवाए। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में जमीन का जेवर कहते हैं इसे, दानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है। 1588 से 1594 में राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण हुआ, क्योंकि राय सिंह तो बीकानेर में रहता नहीं था। बीकानेर का शासन है वो करमचंद को सौंप रहा और खुद मुगलों का सूबेदार हुआ करता था। इस दुर्ग में बुर्ज कितनी बनाई गई है? 37 बुर्ज बनाई। बुर्ज जानते हो क्या होती है? जानते हो? ठीक। एंट्री गेट कितने हैं? 2। एक तो सूरज पोल है, एक है कर्ण पोल है। सूरज पोल के दोनों साइडों में, एक साइड में जयमल की, एक साइड में फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं यानी हाथी पर सवार प्रतिमाएं बनी हुई। राय सिंह के जीते जी करमचंद ने क्या किया? राय सिंह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राय सिंह के पुत्र को। राय सिंह के 2 पुत्रों के नाम देखो। बड़ा पुत्र दलपत सिंह और छोटा पुत्र सूर सिंह। दलपत सिंह और सूर सिंह, इसमें दलपत सिंह बड़ा था। करमचंद ने राय सिंह से बिना पूछे बीकानेर का अगला शासक घोषित कर दिया दलपत सिंह। राय सिंह एक दिन कोई बीकानेर आया तो पता लगा कि मेरा उत्तराधिकारी दलपत सिंह को घोषित कर दिया गया। राय सिंह कहता, यार ये बात आपकी गलत है। मान लिया ये दलपत सिंह बड़ा है, इसको उत्तराधिकारी मैं बना देता, पर आपने इसको उत्तराधिकारी घोषित किया, कम से कम मेरे से पूछ तो लेते। मैं मेरे छोटे पुत्र सूर सिंह को राज्याभिषेक होगा मेरी मृत्यु के बाद। मेरा उत्तराधिकारी है वो कौन है? सूर सिंह। अब सूर सिंह के हौसले बुलंद हो गए। जैसे ही 1612 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु हुई, सूर सिंह चला गया जहांगीर के पास। उस समय मुगल शासक जहांगीर हुआ करता था। जहांगीर को जाकर कहता है, जहांगीर मेरे पिताजी ने मेरे को उत्तराधिकारी घोषित किया, तू मेरा राज्याभिषेक करवाता है तो ठीक है, अगर तूने मेरा राज्याभिषेक नहीं करवाया ना तो मैं खुद राज्याभिषेक करवा लूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को उत्तराधिकारी बनाया। जहांगीर कहता है, हट परे, दलपत सिंह को बुला। दलपत सिंह का राज्याभिषेक करवा देता है जहांगीर। जैसे ही दलपत सिंह का राज्याभिषेक हुआ, दलपत सिंह कहता है, कौन जहांगीर? मैं जहांगीर को जानता ही नहीं। इस बात का पता लगा जहांगीर को। जहांगीर ने दलपत सिंह को फांसी दिलवा दी, सूर सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। इस तरीके से इनका लफड़ा पड़ा था। बस इतना ही है बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आपका आमेर का कछवा वंश का मान सिंह हो गया, बीकानेर के राठौड़ वंश का राय सिंह हो गया। ठीक है, और कोई टॉपिक आपके बताओ तो बता देना। टाइम कितना? तो इतना होगा। क्योंकि सारा बल में पूरे